समय नहीं मिला आप लोगों के लिए मुझे सामान्य ज्ञान का ये बनाने का, तो आज तीसरा भाग बना रही हूँ। सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो उसमें 4 स्रोत हैं। एक तो धार्मिक ग्रंथ है और आपके लौकिक ग्रंथ हैं, विदेशियों के विवरण हैं और पुरातात्विक साक्ष्य। तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें जो हैं, टीकाएँ हैं, स्मृतियाँ हैं, ये कैसे भारतीय इतिहास को जानने में सहायक होते हैं। इसी क्रम में हम आगे जानेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य कि कैसे इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो भारतीय इतिहास को जानने में हमारी मदद करती हैं। आइए देखते हैं उन्हें। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध साहित्य में एक हमारी पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ये मिलिंद पन्हो जो है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनेंडर के बीच वार्तालाप का इसमें वर्णन है और इससे हमें उस समय की जो व्यवस्था थी उसको जानने में सहायता मिलती है। अगला है दीपवंश। दीपवंश जो है वो 400 ईस्वी के करीब लिखी गई और इसमें श्रीलंका का वर्णन मिलता है। अगला है महावंश। ये महावंश जो है 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखा गया और इसको किसने लिखा? महानामा ने लिखा। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें मगध के राजाओं का वर्णन मिलता है और कि मगध के राजाओं के बीच का मिलता है कि क्या क्या उनकी कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, इसका वर्णन ये महानामा में मिलता है। अगली है ललित विस्तार। तो इसमें क्या मिलता है? बुद्ध के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है और महावस्तु जो है उसमें भी बुद्ध के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ हम देखेंगे अश्वघोष ने जो है 2 महाकाव्य लिखे हैं। कौन कौन से? पहला तो है सौंदरानंद और दूसरा है बुद्ध चरित्र। तो अश्वघोष के 2 महाकाव्य थे जो बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। एक तो अश्वघोष था और आपका सौंदरानंद था और बुद्ध चरित्र था। उसका एक नाटक भी लिखा है अश्वघोष ने, उसका नाम है सारीपुत्र प्रकरण, है ना। तो एक ये नाटक है। तो इस तरह से ये कुछ 4-5 नाम थे जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने में हमारी मदद करते हैं। अगला जो हम देखेंगे जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में क्या है? जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है ना। और इसकी भाषाएं कौन सी हैं? ये संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाओं में मिलता है ना। और इसके 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छंद हैं, है ना। और आगे हम देखेंगे आगम ग्रंथ का एक अंग है आचरांग सूत्र और इसमें क्या दिया हुआ है? बौद्ध भिक्षुओं के विधि नियमों से संबंधित जानकारी मिलती है। इसी के साथ ये धार्मिक ग्रंथ हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ लौकिक ग्रंथ हम देखेंगे जो आम लोगों ने लिखे हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको मिटा देती हूँ। तो लौकिक ग्रंथ में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं? लौकिक ग्रंथ में वो सारे जो उस समय वर्तमान में राजा थे, उनके यहाँ जो रहते थे, राजकवि कहें उनको अपन, जनरली राजकवि होते थे जो उनके दरबार में रहते थे और उनके समय का वर्णन करते थे या कहें कि उनकी प्रशंसा में वो काव्यों की रचना करते थे। तो पूरे तरह से तो वो निष्पक्ष नहीं होते थे, पर कहीं ना कहीं उस समय की बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं क्योंकि और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। उस समय यही उपलब्ध थी और उसी से हमें काम चलाना पड़ता है। ठीक है। अगला जो है लौकिक साहित्य में हम देखेंगे, सबसे पहला जो नाम आता है लौकिक साहित्य में, सबसे पहला जो नाम आता है लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पहला नाम है अर्थशास्त्र। सबसे पहले क्या है? अर्थशास्त्र। लगभग सबने नाम सुना होगा इसका। ये अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी है? तो वो ये लिखी है कौटिल्य ने। इनको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त इनका नाम था, है ना। भारतीय राजनीति के बहुत ही कूटनीतिक राजनीतिक विज्ञ कहें अपन इनको, और जिन्होंने नंद वंश का पतन करके और मौर्य वंश की स्थापना में इनका योगदान था। तो कौटिल्य ने लिखा है और क्या है ये? राजनीति के ऊपर एक ग्रंथ है। इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है। लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था। ये भारतीय राजनीति पर पहला ग्रंथ है, पहला ग्रंथ लिखा गया भारतीय राजनीति के ऊपर। नाम इसका अर्थशास्त्र है पर यह राजनीतिक ग्रंथ है
कौटिल्य ने, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और उनका मूल नाम जो है विष्णुगुप्त था। ठीक है, अगला चलते हैं, मुद्रा राक्षस है। ये मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। इसमें नंद वंश का पतन है और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। तो इन पुस्तकों में हम भारतीय राजनीति के बारे में ऐसे ही जानकारी मिलती है। तो जो मुद्रा राक्षस है उससे क्या जानकारी मिलती है? नंद वंश के पतन की और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। अगला है अष्टाध्यायी। ये पाणिनि ने लिखा है। महाभास पातंजलि ने लिखा है। हर्षचरित्र जो है ये बाणभट्ट की रचना है। नीति शास्त्र कामोदक ने लिखा है। स्वप्नवासव दत्त जो है वो इसके रचयिता भास थे और ये संस्कृत के विद्वान थे। इनने क्या किया है? इसमें उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्युम्न और वत्स के राजा उदयन के बीच संबंधों का वर्णन है। तो ये सारी पुस्तकों में कहीं ना कहीं हमें भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। इसके आगे चलते हैं, मिटा देती हूँ मैं इसको। आगे जो 8वें नंबर का है वो है, 8वें नंबर पे कौन सा है? तो अगला है 8वें नंबर पर वृक्षकटिकम। कौन सा है? 8 नंबर का वृक्षकटिकम। वृक्षकटिकम ये किसने लिखा है? ये लिखा है शूद्रक ने। किसने लिखा है? ये शूद्रक ने। ठीक है, वृक्षकटिकम लिखा है शूद्रक ने। और क्या वर्णन है इसमें? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। कौन सी पुस्तक है? 9 नंबर पर है नव सहसांग चरित्र। क्या है ये? नव सहसांग चरित्र। ये किसने लिखी है? ये पद्मगुप्त परिमल ने लिखी है। पद्मगुप्त परिमल। ठीक है, पद्मगुप्त परिमल ने लिखा है इसको। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें है 11वीं सदी में लिखा गया और परमार राजाओं को वर्णन है इसमें। ये 11वीं सदी में लिखा गया, 11वीं सदी में लिखा है ना। और क्या वर्णन है इसमें? परमार वंश, परमार राजाओं के बारे में वर्णन है इसमें। परमार वंश का वर्णन है। ठीक है, और एक और विशेषता है इस ग्रंथ की। एक तो नरसहसांग चरित्र किसने लिखा? पद्मगुप्त परिमल ने लिखा है। ठीक है, और ये 11वीं सदी में लिखा गया। परमार वंश का वर्णन मिलता है। और अगला जो है इसका, ये संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या है ये? संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है ये, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत में तो पहले भी लिखे गए हैं, पर ये संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इसके बारे में 4 क्वेश्चन बनते हैं कि नवसहसांग चरित्र किसने लिखा? पद्मगुप्त परिमल ने। कब लिखा गया? तो 11वीं सदी में लिखा गया। किसके बारे में वर्णन है? तो परमार वंश के बारे में वर्णन है। और ये अगर क्वेश्चन ऐसे आता है संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो ये चौथा प्रश्न बन जाता है नवसहसांग चरित्र। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन को कवर करता है। अगला जो है वो है राजतरंगिणी। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है ये राजतरंगिणी। क्या विशेषता है इसकी? राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो ये कल्लड़ ने लिखी है। कल्लड़ थे, कल्लड़ ने लिखी। और इसकी विशेषता क्या है? ये 1148 से 1150 के बीच में लिखी गई है। 1148 से 1150 के बीच लिखी गई है। और क्या है इसमें? तो इसमें कश्मीर के बारे में वर्णन है। ठीक है, कश्मीर के बारे में वर्णन है इसमें, वर्णन है। तो आप देखो राजतरंगिणी कल्लड़ ने लिखी। और कब लिखी? 1148 से 1150 के बीच में लिखी। और इसमें कश्मीर के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला जो है विक्रमादित्य
विक्रमांक चरित्र 11वें नंबर पे है विक्रमांक चरित्र। विक्रमांक चरित्र ये किसने लिखा? विक्रमांक चरित्र जो है वो विल्लड़ ने लिखा है। विल्लड़, जैसे कल्लड़ थे वैसे ही विल्लड़ है, ठीक है। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया है आपका 11वीं सदी में, ठीक है, 11वीं सदी में लिखा गया, ठीक है। अब इसमें क्या है इम्पोर्टेंट इनका? 11वीं सदी में लिखा है इसको। और इम्पोर्टेंट क्या है इसका, किसका वर्णन मिलता है इसमें? तो इसमें विक्रमादित्य षष्ठ का वर्णन है विक्रमांक चरित्र में। विक्रमादित्य सिक्स्थ है ना, विक्रमादित्य सिक्स्थ का वर्णन है। और ये कौन थे? ये चालुक्य राजा थे, ठीक है, ये चालुक्य राजा थे। इस तरह से हम देखते हैं अभी कि वृक्षकटिकम शूद्रक ने लिखा है, इसमें गुप्तकाल का वर्णन मिलता है। नवशैसनिक चरित्र जो है पद्मगुप्त कर्णमल ने लिखा, 11वीं सदी में लिखा, परमार वंश का वर्णन है। और ये संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था। राजतरंगिणी कल्लड़ ने लिखी है 1148 से 1150 के बीच, और इसमें कश्मीर के बारे में वर्णन मिलता है। अगला है विक्रमांक चरित्र, ये विल्लड़ ने लिखा है 11वीं सदी में, और इसके बारे में विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में वर्णन है, और ये चालुक्य राजा है, ठीक है। आगे इसको मिटाना पड़ेगा। अगला जो ग्रंथ है कौन सा है इसके बारे में अब हम जानेंगे। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। कोई भी एग्जाम दोगे आप, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा और इंटरकनेक्ट करके याद रखना। जैसे एक बुक के कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं, लेखक कौन था, कब लिखा गया, किसका वर्णन, ये तो होता ही होता है ना, और कुछ एक्स्ट्रा भी होता है कभी कभी उसके बारे में कुछ जानकारी। तो अगला जो है वो है कुमारपाल चरित्र। 12वें नंबर पे आप चलें, कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र ये किसने लिखा है? ये हेमचंद्र ने लिखा है, हेमचंद, ठीक है, हेमचंद्र ने लिखा है। और ये कब लिखा गया? 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, 10वीं से 11वीं सदी तक लिखा गया है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें वर्णन किस चीज का मिलता है? तो इसमें है चालुक्य राजाओं का वर्णन, ठीक है, चालुक्य राजाओं का वर्णन है, चालुक्य राजाओं का वर्णन है इसमें, ठीक है। और विशेषता क्या है इसकी? ये आधा संस्कृत में है, ठीक है, ये आधा संस्कृत का है और आधा प्राकृत भाषा में है ना, आधा प्राकृत भाषा में है, जो कि बौद्ध साहित्य के बारे में हमने कहा था कि प्राकृत भाषा में मिलता है, तो ये भी प्राकृत में लिखा गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विभाषीय ग्रंथ है, दो भाषाओं में ना, इसलिए इसको द्विभाषीय ग्रंथ कहते हैं, द्विभाषीय ग्रंथ कहते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन देख लो, ये बुक कितने कवर करती है, कितने क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। तो पहला है कुमारपाल चरित्र, किसने लिखा? तो ये हेमचंद्र ने लिखा है। कब लिखा गया? तो ये 10वीं से लेकर 11वीं सदी तक के बीच का टाइम है, 10वीं 11वीं का। और इसमें किसका वर्णन है? तो चालुक्य राजाओं का वर्णन है, और ये आधा संस्कृत में आधा प्राकृत में है, इसलिए इसे द्विभाषीय ग्रंथ कहते हैं। अगर कभी आ जाए कि द्विभाषीय ग्रंथ किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कुमारपाल चरित्र को द्विभाषीय ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रबंध चिंतामणि, 13 नंबर पे अपन देखेंगे प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, और ये किसने लिखा है? मेरुतंग ने, इसके राइटर थे मेरुतंग, ठीक है। कब लिखा गया? 1305 में, 1305 ईस्वी में, है ना। और इसकी विशेषता क्या है इसमें भाई प्रबंध चिंतामणि में? तो ये जैन साहित्य का ग्रंथ है, यह है जैन साहित्य का ग्रंथ है। और विशेषता क्या है इसकी? जैन साहित्य का ग्रंथ है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें बंगाल के राजाओं का वर्णन मिलता है, इसमें बंगाल के राजाओं का वर्णन, ठीक है, बंगाल के राजाओं का
देखो, तो पहला क्या है, प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा, मेरुतंग ने लिखा। कब लिखा गया, 1305 में लिखा गया। ये किससे रिलेटेड है, तो ये जैन साहित्य का ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें बंगाल के राजाओं का वर्णन मिलता है, बंगाल के राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 4 तरह से ये क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। अगला जो है वो है, अगले नंबर का है कीर्ति कौमुदी। अगला जो अपना 14 नंबर पे है कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी। और ये किसने लिखा है कीर्ति कौमुदी, ये लिखा है सोमेश्वर या सोमेश्वर है, सोमेश्वर ने लिखा है ये, ठीक है। और एक और है इसके आगे मध्य विलास प्रहसन, 3 नंबर पे जो आता है वो है मध्य विलास प्रहसन, मध्य विलास प्रहसन। प्रहसन का मतलब अर्थ होता है हंसी मजाक करना, हंसी मजाक को जो है प्रहसन बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है ये प्रहसन। और ये किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन ने लिखा है, महेंद्र वर्मन है इसके, ठीक है, महेंद्र वर्मन ने लिखा, ठीक है। और महेंद्र वर्मन ने लिखा है इसको, ठीक है। और आगे है इसके विशेषता क्या है, ये पल्लव राजाओं का वर्णन मिलता है, 7वीं सदी में लिखा गया, ठीक है, 7वीं सदी में लिखा गया। और इसका वर्णन है, पल्लव राजाओं का वर्णन है इसमें, पल्लव राजाओं का वर्णन, पल्लव राजाओं का वर्णन है इसमें। और एक और है, क्या है ये, हास्य ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये, हास्य ग्रंथ। मैंने पहले ही बताया था कि प्रहसन का अर्थ होता है हंसी मजाक। तो इसके बारे में देखो, मध्य विलास प्रहसन जो है वो किसने लिखा, महेंद्र वर्मन ने लिखा। कब लिखा गया, 7वीं सदी में लिखा गया। किसका वर्णन है, पल्लव राजाओं का वर्णन है। और कैसा ग्रंथ है ये, हास्य ग्रंथ है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन से 3-4 हर पुस्तक से बनते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, इसमें 2 एक और रह गए नाम, उनको और देख लेते हैं। इसके साथ ही अपना ये साहित्य वाला चैप्टर खत्म होगा। और कल अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे विदेशियों के विवरण, यानी जो विदेशी भारत में आए थे दूसरे देशों से, यूनानी थे, है ना, चीनी थे और आपके अरबी थे, ये सब आए तो इन्होंने भारत में क्या देखा, क्या अध्ययन किया, कौन सी पुस्तक लिखी, किस सदी में आए, ये सब हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें 2-3 नाम और रह गए, अपन ग्रंथ की बात कर रहे थे, किताबों की बात कर रहे थे, तो उसमें है अगला जो है वो है पृथ्वीराज विजय, 16 नंबर होगा ये, है ना, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। ये किसने लिखा है, पृथ्वीराज विजय, ये लिखा है जैनक ने। किसने लिखा है, जैनक ने लिखा है, ठीक है, जैनक ने लिखा है। और अगला है, कब लिखा गया ये, 1191 AD में, 1191 1191 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। अगला है गौड़वाहु, गौड़वाहु, ये किसने लिखा, गौड़वाहु, तो ये लिखा है वागपति मुंज ने, वागपति मुंज ने लिखा है इसको, ठीक है। और क्यों लिखा है उन्होंने, ये क्या है इसमें ऐसा, तो इसमें है कन्नौज के राजा यशोवर्मन का वर्णन मिलता है, इसका मतलब वर्णन मिलता है कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा यशोवर्मन का इसमें वर्णन मिलता है, इसमें गौड़वाहु, ठीक है, यशोवर्मन का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला जो है एक और बताने को रह गया आपको, वो है उत्तर भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के, ये तो उत्तर भारत के कुछ ग्रंथ थे, दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो हमें उत्तर संगम साहित्य में मिलता है। उत्तर संगम साहित्य नाम का पूरा साहित्य के वो है क्रम, तो उसमें हमें दक्षिण भारत का इतिहास मिलता है। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें कि अच्छा विपरीत में कितना है, दक्षिण भारत का इतिहास उत्तर संगम साहित्य में
दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, उत्तर संगम साहित्य, में मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये साहित्यिक जो चीज़ें हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं। यहीं पर अपना जो साहित्य था, इसमें धार्मिक ग्रंथ थे, आपके लौकिक ग्रंथ थे, ये सब यहीं समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे विदेशी उसके विवरण, उनसे जानेंगे कि कैसे भारत को जानने में वो सहायक होते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य, जो हमारे महल हैं, जो हमारे मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, जो मूर्तियां हैं, उनसे हम कैसे भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, इसके बारे में हम जल्दी ही वीडियो डालेंगे। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते, रागिनी पर।